रात का आसमान चांदनी से भरा हुआ था। हवाओं में करवा चौथ की खुशबू थी, मेहंदी, चूड़ियों और सजे थालों की। पूरे मोहल्ले में औरतें तैयार होकर छतों पर खड़ी थीं, हाथों में छलनी लिए, अपने पतियों के दीदार के इंतजार में। सरू ने भी आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा और आंखों में उम्मीद का समंदर। वह पूरे दिन व्रत रखकर अब सिर्फ वेद के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन वेद, वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। सरू के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने मोबाइल उठाया, कॉल किया, पर वेद का नंबर स्विच ऑफ था। चारों तरफ हंसी और रोमांस का माहौल था, लेकिन सरू की आंखों में नमी उतर आई। उसने आसमान की ओर देखा। हे चांद, तुम तो निकल आए, पर मेरा चांद अब तक क्यों नहीं आया? उधर दूसरी तरफ वेद एक कैफे में बैठा था, अनिका के साथ। अनिका, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, अब कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, वेद, आज तो तुम्हारी बीवी ने करवा चौथ का व्रत रखा होगा ना? वेद ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, हां रखा है, लेकिन तुम जानती हो ना, मैं इन रस्मों में ज्यादा विश्वास नहीं करता। अनिका ने ठंडी हंसी हंसी। या शायद अब तुम्हारा दिल किसी और में विश्वास करने लगा है। उसकी ये बात सुनकर वेद के चेहरे पर हल्की बेचैनी आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। सरू कॉलिंग। वेद ने देखा, फिर फोन साइलेंट कर दिया। उधर सरू अब तक छत पर खड़ी थी। बाकी सब औरतें अपने पतियों के साथ व्रत तोड़ रही थीं। कोई पानी पिला रहा था, कोई मिठाई खिला रहा था। सरू ने छलनी से चांद देखा, फिर अपने हाथों में थाली उठाई, लेकिन उसका चांद अब तक नहीं आया था। आंसू उसकी आंखों से छलक पड़े। उसी वक्त किसी ने पीछे से आवाज दी, सरू। वह मुड़ी और सामने वेद खड़ा था। उसकी आंखों में थकान थी, पर चेहरा सामान्य दिखाने की कोशिश में था। सरू भागकर उसके पास गई, बोली, कहां थे तुम? मैं सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूं। वेद ने झूठी मुस्कान दी, ऑफिस में काम था, थोड़ा देर हो गई। सरू ने छलनी उठाई और चांद की ओर देखा, फिर वेद की ओर, और आंखें नम हो गईं। वेद ने गिलास उठाया, कहा, लो, पानी पी लो। जैसे ही सरू ने पानी पिया, उसे लगा कुछ अलग है। एक ठंडक सी शरीर में दौड़ गई। उसने धीरे से पूछा, ये पानी तुमने खुद लाया? वेद ने सिर हिलाया, हां। लेकिन सरू को नहीं पता था कि वेद अनिका के कैफे से आते वक्त वही बोतल लेकर आया था जो अनिका ने उसे दी थी। तुम्हारी बीवी के लिए, ताकि उसे भी तुम्हारे प्यार का स्वाद मिले। उस रात सरू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका सिर घूमने लगा, सांसें तेज होने लगीं। वेद घबरा गया। सरू, क्या हुआ तुम्हें? सरू ने धीरे से कहा, वेद, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वेद ने उसे गोद में उठाया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक अपराध बोध था। अनिका की बातें कानों में गूंज रही थीं। कभी कभी किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए जहर नहीं, बस झूठ काफी होता है। वेद सरू के पास बैठा रहा पूरी रात, पर अनिका को मैसेज भेज चुका था, सब खत्म हो गया। अगली सुबह सूरज उगते ही सरू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सिर भारी था, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन दिल में एक सवाल। वेद रात भर मेरे पास था, पर उसकी आंखों में वो प्यार नहीं दिखा। वेद ने जैसे ही देखा कि सरू उठ गई है, राहत की सांस ली। तुम ठीक हो अब? सरू ने धीरे से कहा, हां, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। पर अंदर से उसे महसूस हुआ, कुछ गलत है। कुछ दिनों बाद अनिका घर आई। सरू ने दरवाजा खोला और सामने अनिका को देखकर मुस्कुरा दी। आओ अनिका, अंदर आओ। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो सरू? सुना तुम्हारी तबीयत खराब थी। सरू ने कहा, अब ठीक हूं, शुक्रिया। दोनों चाय पीने बैठीं। तभी सरू ने एक सवाल पूछा, अनिका, क्या तुम और वेद कभी साथ थे? अनिका का चेहरा थोड़ा बदल गया। मतलब? सरू ने मुस्कुराकर कहा, मतलब इतना कि जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, वो तुम्हारे साथ था, है ना? वेद, जो पास के कमरे में खड़ा था, ये सुनते ही अंदर आया। बस करो सरू, हर चीज पर शक करना तुम्हारी आदत हो गई है। सरू की आंखों से आंसू बह निकले। शक नहीं कर रही वेद, बस सच्चाई जानना चाहती हूं। अनिका उठ खड़ी हुई। ठीक है,
अगर सच्चाई जाननी है तो सुनो। हाँ, वेद मेरे साथ था, क्योंकि तुम दोनों के बीच अब वो रिश्ता नहीं बचा जो कभी था। वेद ने घबराकर कहा, अनिका, प्लीज। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सरू ने अपनी छलनी उठाई, जो अब तक कमरे की मेज पर रखी थी, और बोली, इस छलनी से मैंने उस चांद को देखा था जो मेरा सब कुछ था, पर अब लगता है वो सिर्फ एक धोखा था। वह घर से बाहर निकल गई। बारिश हो रही थी, पर वह भीगती हुई चलती रही। हर कदम के साथ उसकी आंखों में यादें तैर रही थीं। वेद का साथ, उनकी हंसी, वो पहली मुलाकात, और अब ये दर्द। दूसरी ओर वेद अंदर बैठा पछतावे में था। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वो सिर्फ सरू ही नहीं, खुद के साथ भी गलत किया। उसने फोन उठाया और अनिका को कॉल किया। अब सब खत्म है, मैं सरू के बिना नहीं रह सकता। अनिका ने ठंडी आवाज में कहा, वेद, तुम पहले ही उसे तोड़ चुके हो, अब कुछ भी लौट कर नहीं आएगा। रात को सरू मंदिर गई। वहां दीप जलाकर भगवान से कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो उसे अपने किए की सजा जरूर मिले, और अगर मेरा व्रत पवित्र था तो मेरी तकलीफ व्यर्थ न जाए। उसी वक्त दूर घर में वेद की कार एक ट्रक से टकरा गई। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। सरू को जब खबर मिली, वो चुप रह गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, जैसे उसकी आत्मा सब महसूस कर चुकी थी। वह मंदिर के सामने बैठी रही और कहा, व्रत टूट गया था, पर रिश्ता नहीं। अब शायद ऊपर कोई हमें फिर मिलाएगा। समाप्त। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी कहानी का नेक्स्ट एपिसोड, सरूज रिवेंज एंड अनिकाज फॉल वाला दूसरा भाग, भी 6,500 शब्दों में तैयार कर दूं? यू सेड, सेकेंड चैट जीपीटी सेड। बहुत अच्छा, यह रहा आपकी कहानी का दूसरा भाग, शीर्षक सारू। 12 अक्टूबर। अगला एपिसोड, सारूज रिवेंज एंड अनिकाज फॉल। यह भाग भी 6,000 शब्दों में से पहला सेक्शन 3,000 शब्द है। भावनात्मक, रहस्यमयी और थ्रिल से भरपूर टीवी सीरियल शैली में। भाग 1, पहले 3,000 शब्द। रात का सन्नाटा अब भी वैसा ही था, पर सरू के भीतर कुछ बदल चुका था। वेद अब इस दुनिया में नहीं था, और उसके साथ मर चुकी थी वो भोली भाली सरू, जो किसी के लिए व्रत रखती थी, जो छलनी से चांद देखती थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी, बदले की आग। 3 दिन बीत चुके थे वेद के एक्सीडेंट को। सबने कहा वो बस एक हादसा था, पर सरू जानती थी ये हादसा नहीं, भगवान का न्याय था, और इस न्याय का आगे का अध्याय उसे खुद लिखना था। अनिका अब भी वही थी, अपने ऑफिस में खूबसूरत, आत्मविश्वासी और ठंडी। उसने मान लिया था कि अब सब खत्म हो गया और सरू शायद कभी लौटेगी नहीं। लेकिन अनिका नहीं जानती थी, सरू लौटेगी, पर इस बार बदले की देवी बनकर। वेद की 13वीं के दिन, जब सब शोक में थे, सरू काले कपड़ों में खामोश बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, थकान से नहीं, आग से। अनिका भी आई थी, नकली आंसुओं के साथ। उसने सरू के सामने सिर झुकाया। मुझे बहुत दुख है सरू, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सब हो। सरू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी कभी चाहने से ज्यादा इंसान जो करता है वो मायने रखता है, और जो तुमने किया वो किसी माफी के लायक नहीं। अनिका ने झेंपते हुए नजरें झुका लीं, पर सरू की नजरें उस पर टिकी रहीं, जैसे किसी शिकारी की अपने शिकार पर। उस रात सरू ने अपनी डायरी में लिखा, वेद की मौत ने मुझे खत्म नहीं किया, उसने मुझे जन्म दिया है, उस सरू को जो अब हर धोखे का हिसाब लेगी। अगले ही दिन से उसने खेल शुरू किया। उसने वेद के पुराने बिजनेस पार्टनर्स से मुलाकात की, उसके अधूरे प्रोजेक्ट्स संभाले, और धीरे धीरे अनिका की कंपनी के करीब पहुंच गई। एक दिन जब अनिका की कंपनी में नए प्रोजेक्ट की मीटिंग थी, दरवाजा खुला और अंदर आई सरू। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अनिका ने चौंक कर कहा, तुम यहां? सरू ने आत्मविश्वास से कहा, जी हां, मैं वीएस एंटरप्राइजेज की नई पार्टनर हूं, और अब से हर फैसला मेरे साइन से गुजरेगा।
अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। सरू ने मुस्कुराकर कहा, क्यों अनिका, डर लग रहा है या सोच रही हो ये कैसे हुआ? अनिका ने कुछ बोलना चाहा, पर सरू ने उसे रोक दिया। रिलैक्स, खेल अभी शुरू हुआ है। धीरे धीरे सरू ने अनिका की हर कमजोरी जाननी शुरू की। उसने देखा कि अनिका की कंपनी अंदर से बहुत कमजोर थी। कुछ गलत डील्स, कुछ अवैध अकाउंट्स और कुछ झूठे पेपरवर्क। सरू ने चुपचाप सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। हर रात लैपटॉप पर बैठी वह वेद की तस्वीर के सामने कहती, तुमने मुझे धोखा दिया, पर अब मैं तुम्हारे नाम को बदला नहीं, सम्मान दूंगी, उसे मिटाकर जो इसका कारण बनी। कुछ ही हफ्तों में सरू की चालें काम करने लगीं। अनिका की कंपनी पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। न्यूज में हेडलाइन चली, बिजनेस वुमन अनिका कपूर अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर फ्रॉड। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। अनिका ने सरू को फोन किया। तुमने ये सब किया है ना? सरू ने शांत आवाज में कहा। नहीं अनिका, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच को बाहर आने दिया है। और फिर फोन काट दिया। रात को सरू अपने कमरे में आई, वेद की तस्वीर को देखा और बोली, अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी है। उसके दिल को तोड़ने के बाद अब उसकी पहचान मिटानी है।